गुड इवनिंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आइस पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में द हिंदू से संबंधित कुछ प्रमुख आर्टिकल्स पे हम सभी डिस्कशन करेंगे और उनके की हाइलाइट्स को समझेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करें यदि उन सभी आर्टिकल्स की जिन पे हमें डिस्कशन करना है, तो वो आर्टिकल कुछ इस प्रकार से होंगे कि मैट्रिमोनियल केसेस, यानी कि सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल होगा वो होगा मैट्रिमोनियल केसेस, जिसमें हम लोग वैवाहिक संबंधी कुछ सुप्रीम कोर्ट के मतलब कि आदेश हैं उनको हम सभी लोग जानेंगे। साथ ही साथ यूएस में जो इलेक्शन की स्थिति है उसको हम थोड़ा सा संक्षेपीकरण के भाव में समझेंगे। साथ ही साथ एक एडिटोरियल पेज का यूनिक आर्टिकल आएगा जिसका नाम है स्टार स्टेटस, उसको हम सभी लोग समझेंगे। साथ ही साथ फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ स्टेट, यानी ये अपने आप में एक यूनिक आर्टिकल हो जाता है जिसमें हम सभी लोग समझेंगे कि जो स्टेट की किसी भी राज्य की और इंडिया की बात करें, इंडिया की बेसिकली बात करें तो जो स्टेट्स की इसमें कैपेसिटी है वो भी फाइनेंशियल वो किस प्रकार की है और उस पर क्या क्या पॉइंट्स बन रहे हैं हमें समझने के लिए। और इसके बाद हम लोग समझेंगे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये जो कि हमारा बेसिकली हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसके हम थोड़ा सा की पॉइंट्स को समझेंगे। और फाइनली आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन को देखते हुए आज के इस बेहतर सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स बने रहिए आज के हमारे इस पॉइंट के बेहतरीन पहल के साथ। तो फ्रेंड्स बात करें यदि पहले आर्टिकल की, तो सबसे पहले अगर हम आर्टिकल की बात करें तो उसमें हम लोग देखेंगे कि बिडेन अहेड बट नो क्लियर विनर। अभी हम जानते हैं कि यूएस में इलेक्शन चल रहे हैं, क्योंकि अपने आप में जो बिडेन है और जो वहाँ के प्रेसिडेंट है और भविष्य में पता नहीं क्या होगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति थे और इसके बाद जो दोनों लोगों में टक्कर चली है बहुत ही कांटेदार की टक्कर चली है। इसमें आप परसेंटेज रेट दे सकते हैं कि जो पॉपुलर वोट्स की जो रेट्स है इनकी 48.1% है और इनकी 50.2% है। तो फिलहाल अभी बिडेन आगे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी विनर की अभी घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि कुछ मैटर्स के चलते जो डोनाल्ड ट्रंप है वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ा खटखटा रहे हैं वहाँ की। तो बेसिकली जिस दिन इसका फाइनली रिजल्ट आएगा तो हम इस पर एक सेपरेट सेशन कंडक्ट करेंगे और उसकी तभी आस्पेक्ट को जो यूएस इलेक्शन किस प्रकार होते हैं, उसके क्या क्या सिस्टम होते हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को। यदि फ्रेंड्स बात करें इस नेक्स्ट आर्टिकल की, जिसमें लिखा हुआ है द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ स्टेट इज बीइंग वीकेंड। तो इसमें बेसिकली जो फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ स्टेट की वो बता रही है कि वीकेंड हो रही है, वो कमज़ोर हो रही है। क्या हो रही है? कमज़ोर हो रही है। थोड़ा सा अगर इसकी बेसिक एस्पेक्ट की बात करें तो थोड़ा सा आपका हमें 2 मिनट के लिए अटेंशन चाहिए, जिसमें हम आप सभी को इससे जुड़े सभी बेसिक हिस्ट्री को जो आज के इस आर्टिकल में आपको देखने को मिल रहा है वो हम एक अपने खुद के एक पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार आप सभी को समझाने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स यदि बात करें इसके की हाइलाइट्स को, तो पिछले दिनों भी हम इस पे चर्चा कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले अगर समझें आप फाइनेंशियल कैपेसिटी की बात करें, अगर हम फाइनेंशियल कैपेसिटी की बात करें किसी भी स्टेट की, तो हर स्टेट अपनी खुद की रेवेन्यू जनरेट करता है। हर स्टेट जो होता है खुद की रेवेन्यू जनरेट करता है। लेकिन हम जानते हैं कि जो हमारी जो वर्तमान गवर्नमेंट है उसने 2017 में क्या किया? जीएसटी लागू किया। क्या लागू किया? आप थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। जीएसटी लागू किया, और ये जीएसटी का जो मॉडल था वो फ्रांस के मॉडल पे संबंधित था। और जीएसटी जब लागू किया तो जीएसटी को बोला जाता है टैक्स करों का, बेसिकली सभी करों का एक कर इसको माना गया। और इसके अंतर्गत ये सिस्टम बनाया गया कि अब जो स्टेट है वो खुद मतलब कि सभी स्टेट अपने हिसाब से अपनी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए टैक्स को कलेक्ट करते थे। लेकिन ये जो जीएसटी आ गया, अब केंद्र डायरेक्ट टैक्स का मतलब कलेक्शन करेगा, और कलेक्शन करने के बाद जो स्टेट की जो रेवेन्यू है उसको खुद उसको मतलब कि प्रोवाइड कराएगा। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि कुछ स्टेट जीएसटी का बहुत ही ज़ोरदार विरोध करते हैं। क्या करते हैं? विरोध करते हैं। तो थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, जीएसटी क्या होता है? सेंटर ने डायरेक्ट जैसे कहने का मतलब जीएसटी एक प्रकार का, इसको अगर हम व्यवहारिक रूप से समझें तो ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार अगर हम कह दें, जैसे कि मान लीजिए आप अभी सेल्फ रिलायंट नहीं हैं, आप आत्मनिर्भर नहीं हैं, तो आप अपने घर के किसी फैमिली पर निर्भर होंगे, और वो फैमिली वाला आपको देगा कि नहीं देगा, आपकी स्थिति जो है, यदि आप सेल्फ रिलायंट नहीं हैं, आत्मनिर्भर नहीं है, तो आपको आपका जो सिस्टम है, आपको जो दैनिक दिनचर्या है, आपकी जो भी एक्सपेंशन है, वो सब उस फैमिली के मेंबर पे डिपेंड हो जाएगी, या फिर आपके फादर कब आपको देंगे कब नहीं देंगे, ये आपकी स्थिति को डिनोट करेगा। तो ठीक वही कंडीशन जब जीएसटी लागू हुई तो जो टैक्स को कलेक्ट करने का जो मैटर हुआ वो चला गया सेंटर के पास। अब स्टेट जो है, अब स्टेट खुद नहीं टैक्स कलेक्ट कर सकता है, तो इस पे बड़ा ही बवाल हुआ। और फिर स्टेट ने इसके लिए सेंटर से ये बातें कही, तो सेंटर ने कहा ठीक है, तो यदि आपका रेवेन्यू में कोई भी मतलब कि कलेक्शन में कोई दिक्कत आती है, तो जो रेवेन्यू में आपकी कमी हो कंपनसेट करेंगे। क्या करेंगे? कंपनसेट करेंगे, यानी उसकी नुकसान भरपाई हम करेंगे। जैसे कि अगर हम मान लें 14% अगर किसी भी स्टेट का मतलब रेवेन्यू जनरेशन है,
और उसका जो कलेक्शन होगा, मतलब कि स्टेट के माध्यम सेंट्रल के माध्यम से 10%, तो जो 4% का उसको और अधिक होना चाहिए, यानी उसके रेवेन्यू में 4% कमी हो रही है, वो 4% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फिल की जाएगी। यही बेसिकली बात है कंपनसेशन की। अब थोड़ा समझिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया ठीक है हम कंपनसेट करेंगे, क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे। स्टेट ने ठीक है सभी स्टेट राज्यों का। इसके बाद हम जानते हैं कि कोविड-19 का आया, कोविड-19 आया, और कोविड-19 की आने के कारण क्या होता है, हमारे जो फाइनेंशियल मिनिस्टर वर्तमान में है, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में उनका नाम बता सकते हैं कि वर्तमान में जो भारत के फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन है, वित्त मंत्री कौन है, तो आप उनका नाम प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, और बात करें, उन्होंने ये कहा कि ये एक्ट ऑफ गॉड एक यूनिक वर्ड है, इसको आप सब लोग तैयार रखेंगे कि एक्ट ऑफ गॉड। इसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि ठीक है, जो कंपनसेशन हमको देना था आपको, वो हम अभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि चूँकि पूरा देश बंद है लॉकडाउन के कारण, कोई रेवेन्यू जनरेट हो नहीं पा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद टैक्स नहीं कलेक्ट कर पा रही है, और तो आपको कहाँ से वो प्रोवाइड करा पाएगी। तो ये एक्ट ऑफ गॉड की जो प्रक्रिया है वर्तमान में, यानी कोविड-19 की जो समस्या है, इसको हवाला देते हुए उस कंपनसेशन को भी रोक दिया गया, जिसके कारण पुनः विरोध देखने को मिला। इसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक उपाय निकाला और कहा कि ठीक है, हम आपको 3 लाख करोड़ रुपए तक का, उसमें क्या होता, लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का क्या था, जो कंपनसेशन भरना था, जिसमें लगभग 65,000 करोड़ रुपए तक सेंट्रल गवर्नमेंट भर चुकी थी, और 2 लाख ऐसे 2.35 लाख करोड़ लगभग उनको भरना था। तो अब वो भी जब सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही नहीं, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रुके हुए हैं, सारे जो भी देश में विकास कार्य, डिमांड एंड सप्लाई रुकी हुई है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहाँ से टैक्स देगी। तो उसने कहा ठीक है, इसके लिए हम रास्ता निकालते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, समझिएगा ध्यान से, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सीधे आरबीआई से हम एक विंडो बनाएंगे, और आप सीधे आरबीआई से लोन ले पाएंगे, और अपने सारे वर्क को, जो भी आपकी समस्या है, उसको आप डील कर पाएंगे। अब लोन लेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। इसके लिए एक बार फिर विरोध हुआ, और फिर विरोध हुआ तो सरकार ने इस पर भी एक समाधान निकाला। इस पर एक समाधान ये निकाला कि ठीक है, आरबीआई से आप लोन लीजिए, और मार्केट से भी आप ले सकते हैं, जो भी है। अब जब इस पर स्टेट की कुछ नाराज़गी देखी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, अब हम वो लोन खुद हम लेंगे, यानी कि अब जो आरबीआई से लोन लेना है वो खुद सेंट्रल गवर्नमेंट उसको लेगी, और लेके स्टेट को देगी। लेकिन फिर भी स्टेट को जो इसका मतलब कि टैक्स है, वो तो रीपे करना ही पड़ेगा। अब ये बातें वर्तमान में चल रही है, ये बातें इस आर्टिकल में भी देखने को मिलती है। अब देखिए, अब चूँकि हम जानते हैं कि एक हमारा फाइनेंस कमीशन होता है, वित्त विधेयक होता है, आप सब लोग जानते हैं, वित्त आयोग आप जानते होंगे, वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी, आप कमेंट सेक्शन में उसका भी आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो वित्त फाइनेंस कमीशन, जो फाइनेंशियल कमीशन हमारे देश का है, वो क्या करता है कि जो टैक्स कलेक्ट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे जीएसटी मान लो वर्तमान में है, तो जो भी टैक्स कलेक्ट होता है, उस टैक्स का सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के वितरण है, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, इसके बीच टैक्स का वितरण का जो कार्य है, वो करती है फाइनेंस कमीशन। अब फाइनेंस कमीशन करती है तो ठीक है, इस पे ये हुआ कि अब जो भी टैक्स कलेक्ट होगा उसमें बांटा जाएगा, लगभग 42% स्टेट को दिया गया, और फिर बातें हुई। अब सरकार के पास खुद रेवेन्यू जनरेट हो नहीं पा रहे हैं। अब इसके कारण वो क्या कि एक सिन टैक्स, आप लोग सुने होंगे, पिछले दिनों पढ़ाया गया था, सिन टैक्स और सरचार्ज, सिन टैक्स और सरचार्ज लगा के सेंट्रल गवर्नमेंट ने और लगाया। जैसे कि सिन टैक्स क्या होता है, वे जैसे कि मादक पदार्थ, जैसे कि गुटखा, पान मसाला और भी जो चीज़ें होती हैं, इस पर जो टैक्स लगता है, टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि इसको बोला जाता है बेसिकली उपकर, इसको बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है उपकर, सरचार्ज। तो सरचार्ज थोपित किया गया, इन सभी पे टैक्स ऑन टैक्स लगाया गया। अब इसके बाद इससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, उस रेवेन्यू में कोई भी स्टेट की हिस्सेदारी नहीं होगी, उसका पूरा का पूरा जो 100% है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। इससे क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगातार अपनी रेवेन्यू बेहतर करने का प्रयास लगातार करती रहेगी। तो इसी बात पे लगातार इस आर्टिकल में बातें लगातार कही जा रही हैं। तो जो रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप को सिन टैक्स, सरचार्ज और बहुत सारे टैक्स एंड टैक्स लगा कलेक्ट करे, उसमें उस स्टेट को कोई नहीं देना है। अब नहीं देना है तो इसी बात को लेके स्टेट फिर से एक बार अनेक प्रकार की टिप्पणी, अनेक प्रकार के डिबेट्स चल रहे हैं। तो इस आर्टिकल में बेसिकली इन्हीं सब बातों की चर्चा हम सभी को देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, बात करें दी नेक्स्ट आर्टिकल की, तो फ्रेंड्स उससे पहले थोड़ा सा हम लोग ये समझें कि आपको इतना जो भी समझाया गया, वो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद स्टेट जो गवर्नमेंट है,
उसकी जब उसके हाथ में कोई कमान नहीं है फाइनेंशियल के संबंधित, तो वो पूरी तरह डिपेंडेंट हो गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की बात। सेंट्रल गवर्नमेंट अब कितना देती है कितना नहीं देती है ये तो पूरा उस पर डिपेंड करता है। तो इसी कारण इस आर्टिकल में लिखा गया है कि जो फाइनेंशियल कैपेसिटी स्टेट की है वो लगातार क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो फ्रेंड्स देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल में आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है स्टार स्टेटस। तो स्टार स्टेटस के बारे में थोड़ा सा हम आपको एक थोड़ा सा डीपली बात बताने का प्रयास करेंगे कि ECI पावर इंश्योर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ECI का मतलब होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पावर टू इंश्योर ए क्लीन कैंपेन शुड नॉट बी अनड्यूली अब्रीजेज। देखिए कहने का मतलब क्या है कि द सुप्रीम कोर्ट स्टे ऑन द रिवोकेशन ऑफ द स्टेट फॉर्मर मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर कमलनाथ एज स्टार कैंपेनर फॉर कांग्रेस बिंग द फॉर द पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया फॉर रोल इंश्योरिंग क्लीन कैंपेन। देखिए इसका पूरी जो कहानी क्या है कि जो बेसिकली जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने किसी महिला पे कोई टिप्पणी की थी। अब उस टिप्पणी के बाद क्या होता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो उनको वहाँ की स्टार प्रचारक यानी जो स्टार स्टेटस है बेसिकली स्टार कैंपेनर है, स्टार प्रचारक के रूप में, जैसे कि हर राज्य के अपने अपने स्टार प्रचारक होते हैं। आप लोग समझते होंगे चुनाव में इसकी क्या भूमिका होती है। तो मध्य प्रदेश के जो स्टार प्रचारक के रूप में वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे उनको हटा दिया गया। उस सूची से उनको इलेक्शन कमीशन ने हटा दिया। ये जो मैटर चला गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डायरेक्ट ECI को झड़प लगाई कि नहीं, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि किस पार्टी में या कौन स्टार प्रचारक रहेगा कौन नहीं रहेगा। टिप्पणी की वो अलग बात है, लेकिन स्टार प्रचारक को सिलेक्ट करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और ये आपके दायरे में नहीं आता है। तो यही इस पूरे आर्टिकल में हम सभी को देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। तो इसमें आप देखेंगे कि SC यानी सुप्रीम कोर्ट जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है लेस डाउन गाइडलाइंस फॉर मैट्रिमोनियल केसेस। मैट्रिमोनियल मतलब होता है वैवाहिक जो केस होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का शादी या कोई भी वैवाहिक दंपति है उनकी भी तलाक होता है, डिवोर्स हो जाता है। अब डिवोर्स होने के बाद यदि वो जो वाइफ्स है वो वाइफ अगर उस पर केस करती है तो जिस दिन से वो केस करती है या जो भी उस पर एक्टिविटी करना शुरू करती है उस दिन से उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। यानी उस हस्बैंड को जो भी है उसके प्रति जो भी उसकी हर्जाना है, जो उसकी भरपाई जो भी वो मतलब डिमांड करती है वो उसको करना पड़ेगा। मतलब जिस दिन से वो मतलब कि आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे हेल्ड द डिजर्टेड वाइफ एंड चिल्ड्रंस entitled to alimony maintenance from their husband from the date to apply for it in a court of law। तो जो मेंटेनेंस खर्च है अपने हस्बैंड से वो ठीक उसी दिन से अप्लाई हो जाएगा जिस दिन से वो कोर्ट में वो अपना सिस्टम मतलब उसके प्रति बातें स्टार्ट हो गई। जब मतलब कि कोर्ट में जब केस कर दी जाएगी तो उस दिन से उसको मेंटेनेंस खर्च देना पड़ जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट बात करें यदि नेक्स्ट और फाइनली आर्टिकल की, तो इसमें लिखा है CCEA नोड फॉर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट HP। यानी हिमाचल प्रदेश में जो CCEA नोड फॉर हाइड्रो पावर एक प्रोजेक्ट है, इसकी थोड़ा सा प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो इसको हम लोग समझते हैं। तो द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर यानी कि CCEA ऑन वेडनेसडे अप्रूव्ड फंडिंग टू द ट्यून ऑफ 1810.56 यानी कि एक 1810.56 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जिसमें 210 मेगावाट लोहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन द सतलुज रिवर इन हिमाचल प्रदेश। तो आपको थोड़ा सा याद रखना होगा इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है बेसिकली लोहरी प्रोजेक्ट। क्या है, लोहरी प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, लोहरी प्रोजेक्ट, और इसका नाम है लोहरी हाइड्रो पावर। चूँकि ये किस नदी पे किस रिवर पे सिचुएटेड है तो वो आपको याद रखना होगा थोड़ा सा, सतलज। किस नदी पे, सतलज नदी पे। और ये कहाँ किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में। डिस्ट्रिक्ट भी आप थोड़ा सा रीड करेंगे तो नीचे लिखेगा कुल्लू, शिमला, मनाली। शिमला आप लोग देख रहे होंगे, शिमला लोकेटेड इन शिमला एंड कुल्लू। तो शिमला और कुल्लू में लोकेटेड है, थोड़ा सा इस पर समझना होगा। ये अपने आप में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लगभग 2000 के नियर अबाउट एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगा, रोजगार को पैदा करेगा। और ये इसमें कितनी मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगी, 210 मेगावाट की। और इस प्रोजेक्ट बनाने में खर्च जो है 1810.56 करोड़ का खर्च आएगा। तो फ्रेंड्स ये आप लोग लोहरी प्रोजेक्ट के बारे में जानते रहेंगे। देखते हैं आज के द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन को। तो बात करें यदि फ्रेंड्स आज के द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन की, तो उसमें लिखा हुआ है बेसिकली कि राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन लोहरी प्रोजेक्ट। लोहरी प्रोजेक्ट पे आप सभी लोग 100 वर्ड्स में लिखने का प्रयास करेंगे क्योंकि आने वाले दिन में इस पर आर्टिकल्स आएंगे और इनके बेसिक एस्पेक्ट को हम सभी डिस्कस भी करेंगे। तो आज का सेशन आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।